हेलो फ्रेंड्स, आप अंदाज़ा लगाइए कि हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है। अगर आपको पता है तो वो अलग बात है, लेकिन अगर किसी अनजान आदमी से पूछा जाए जिसे ये नहीं पता, तो उसके दिमाग में तो ये कभी नहीं आ सकता कि हमारे यूनिवर्स का साइज़ 93 बिलियन लाइट ईयर्स है डायमीटर में और 8.8 इंटू 10⁻26 मीटर्स है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि इतने बड़े यूनिवर्स में ब्लैक होल्स कितने हो सकते हैं। इसका जवाब बाद में डिस्कस करते हैं, लेकिन क्या आपके दिमाग में ये क्वेश्चन कभी आया है कि एक ब्लैक होल क्या होता है? 2019 में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने सबसे पहली फोटो ली एक ब्लैक होल की, जो कि कुछ ऐसी दिखती है। लेकिन आखिर ये ब्लैक होल होता क्या है, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। Black holes are among the most fascinating objects in our universe. A black hole is a voracious whirlpool in space, sucking down everything around it. A black hole is a place where gravity has gotten so strong that the escape velocity is faster than light. अगर शुरू से शुरू करें तो 1905 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पब्लिश की, जिसमें उन्होंने बताया कि अगर आप तेज रफ्तार से ट्रेवल करेंगे तो आपके लिए टाइम स्लो हो जाएगा रिलेटिव टू बाकी सब लोगों के। अब आप इमेजिन कीजिए कि आप एक रॉकेट में बैठे हैं जिसकी स्पीड 90% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट है। अब आपके लिए टाइम वैसे ही गुजरेगा जैसे नॉर्मली चलता रहता है, लेकिन जब आप धरती पर वापस लौट कर आएंगे तब आपको पता चलेगा कि धरती पर टाइम कितना फास्ट चल रहा था रिलेटिव टू उस रॉकेट में, और इसे कहा जाता है टाइम डायलेशन। लेकिन ये टाइम डायलेशन स्पीड की जगह ग्रेविटी से भी हो सकता है, और ये अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बताया 1915 में। इसमें आप पर जितनी ग्रेविटी लगेगी आपके लिए टाइम उतना ही स्लो चलेगा, और इसे डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन की एक मूवी 2014 में आई थी इंटरस्टेलर, जिसमें इसे बहुत ही अच्छी तरह से दिखाया गया है। जिसमें कूपर जब एक प्लेनेट पर उतरते हैं तो उस प्लेनेट पर 1 घंटा धरती पर 7 सालों के बराबर होता है। Go, 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 go. 7 years per hour here. Let's make it count. और ये इसलिए हुआ क्योंकि ये प्लेनेट गार्गेंटुआ ब्लैक होल के बहुत करीब था। अभी आइंस्टाइन ने इसको विजुअलाइज करने के लिए कहा था कि एक स्पेस और टाइम का एक मैश इमेजिन करो जिस पर बड़े बड़े प्लैनेट्स या स्टार्स रखे हुए हैं। अब जितना उस प्लैनेट का मास होगा उतना ही वो उस मैश को बेंड करेगा, और अगर ये मैश बेंड होगा तो प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट्स उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और टाइम की भी डायलेशन होगी। और आइंस्टाइन को ये पता था कि लाइट पर भी ग्रेविटी का असर पड़ता है, तो फिर इसका मतलब है कि स्पेस में ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं जो लाइट को पूरी तरह से अपने अंदर ऑब्जर्व कर लें अपनी ग्रेविटी की वजह से। उनकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा हो कि लाइट भी उनसे एस्केप ना कर सके, और इसी चीज को ब्लैक होल कहा जाता है। 1916 में कार्ल श्वार्ज़चाइल्ड ने यह थ्योरेटिकली प्रूव कर दिया कि ब्लैक होल एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन आइंस्टाइन को ये बहुत ही अजीब लगता था। उन्होंने एक पेपर पब्लिश किया और उसमें उन्होंने ये कहा कि ब्लैक होल रियलिस्टिकली बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं कर सकते, वो ब्लैक होल के बिल्कुल अगेंस्ट थे। और 1930 में एक इंडियन अमेरिकन फिजिसिस्ट सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने बताया कि एक स्टार में एक फ्यूल होता है जिसकी वजह से उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता रहता है, और इस फ्यूजन की वजह से हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है, और ये हीट स्टार में बाहर की तरफ एक फोर्स डालती है और ग्रेविटी अंदर की तरफ फोर्स डालती है, जिसकी वजह से स्टार बैलेंस रहता है और जिंदा रहता है। लेकिन जब ये फ्यूल ख़त्म हो जाएगा, यानी जब हाइड्रोजन या हीलियम ख़त्म हो जाएगा, तो ये बाहर की तरफ लगने वाली फोर्स ख़त्म हो जाएगी और ग्रेविटी की वजह से वो स्टार अपने ऊपर ही कोलैप्स कर जाएगा और वो एक ब्लैक होल बन जाएगा। लेकिन हर स्टार ब्लैक होल नहीं बनता। अगर एक एवरेज स्टार है तो वो एक रेड जाइंट बनता है, फिर प्लैनेटरी नेब्यूला, और उसके बाद वो व्हाइट ड्वार्फ बन जाएगा। लेकिन अगर एक मैसिव, एक बहुत ही बड़ा स्टार है, पहले वो एक रेड सुपर जाइंट बनता है, उसके बाद वो सुपरनोवा बनता है, और उसके बाद जाकर वो न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल बनता है। लेकिन अब ये न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल कब बनता है? अभी अगर सुपरनोवा का कोर थोड़ा बड़ा है तो वो ब्लैक होल कहलाएगा, और अगर थोड़ा छोटा कोर है तो वो न्यूट्रॉन स्टार कहलाएगा। और सुपरनोवा के खत्म होने के बाद जो मैटर बचता है उसे कोर कहा जाता है। लेकिन हमारा जो सूरज, जो सन है,
वो ब्लैक होल नहीं बन सकता। इसे प्रूव किया था सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने। उन्होंने ये कहा कि एक स्टार ब्लैक होल तभी बन सकता है जब उसका मास 1.4 टाइम्स हो हमारे सूरज के, हमारे सन के। लेकिन हमारे सूरज का मास इससे कम है, तो वो एक वाइट ड्वार्फ बनेगा, एक ब्लैक होल नहीं बनेगा। अभी नासा के अकॉर्डिंग पूरे मिल्की वे गैलेक्सी में 10 मिलियन से लेकर 1 बिलियन स्टेलर ब्लैक होल्स हो सकते हैं। स्टेलर ब्लैक होल मोस्ट कॉमन टाइप है ब्लैक होल्स का। दूसरा टाइप ब्लैक होल्स का होता है सुपर मैसिव ब्लैक होल। ये एक्सट्रीमली लार्ज ब्लैक होल्स होते हैं और हर एक बड़े गैलेक्सी के बीच में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है। हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के बीच में भी एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है। अभी आप सब ये तो जानते ही होंगे कि हमारा अर्थ जो है वो सन के अराउंड चक्कर लगाता रहता है और बाकी सब प्लैनेट्स भी सन के अराउंड घूमते रहते हैं, लेकिन सन जो है वो मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर के अराउंड चक्कर लगाता है, पूरे के पूरे सोलर सिस्टम को अपने साथ लेकर। और उस सेंटर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है जिसे नाम दिया गया है सैजिटेरियस ए। इसके बाद एक और ब्लैक होल बताया जाता है जिसका नाम है प्रिमोर्डियल ब्लैक होल्स, और ये एक एटम जितना छोटा ब्लैक होल होता है। लेकिन बात ये है कि इनका कोई प्रूफ नहीं है, अभी तक कोई भी ऐसा ठोस सबूत नहीं है कि हम दिखा सकें कि हाँ ये सच में एग्जिस्ट करते हैं। अभी आज तक आपने जितने भी ब्लैक होल के फोटोज वगैरह देखे हैं वो साइड व्यू से दिखाए जाते हैं, वो मतलब साइड से दिखाए जाते हैं कि ब्लैक होल साइड से कैसा दिखता है। और साइड से देखने पर लगता है कि ये जो रिंग है ब्लैक होल के अराउंड, ये जो बीच में एक रिंग है, इसने ऊपर और नीचे भी कवर कर रखा है ब्लैक होल को। लेकिन ये सिर्फ एक इल्यूजन होता है, ऐसा रियलिटी में होता नहीं है। हमें ये इसलिए दिखता है क्योंकि ग्रेविटी की वजह से लाइट जो है वो उस जगह पर बेंड कर रही है। अगर ब्लैक होल को टॉप व्यू से देखा जाएगा तो वो बिल्कुल राउंड एक सर्कल की तरह दिखाई देते हैं। और इसके बाद ब्लैक होल में लाइट का एक सर्कल दिखाई देता है बिल्कुल बीच में। यहाँ पर ग्रेविटी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि लाइट ही चक्कर लगाने लग रही है उस ब्लैक होल के अराउंड, उस सेंटर के अराउंड। और ब्लैक होल के अराउंड इस ऑर्बिट को फोटोन स्फीयर कहा जाता है। फोटोन स्फीयर इसलिए कहा जाता है क्योंकि लाइट फोटोन से बनती है और वो फोटोन ही गोल गोल चक्कर लगा रहे हैं ब्लैक होल के अराउंड, इसलिए इसे फोटोन स्फीयर कहा जाता है। लेकिन ये जो फोटोन्स वगैरह हैं, ये जो लाइट है, ये इन्फिनिटली वहाँ पर चक्कर नहीं लगाती रहती। वो 1-2 बार 3-4 बार चक्कर लगाती है, उसके बाद ग्रेविटेशनल डिस्टर्बेंस की वजह से ब्लैक होल के अंदर गिर जाती है। बाकी जो साइड के रिंग वगैरह हैं वो लाइट नहीं है, वो एक्स रेज है और एक्स रेज को इंसानों की आंखें नहीं देख सकती, इसलिए इसे कोई भी कलर दे दिया जाता है, कुछ दिखाया जाता है कि कुछ तो है यहाँ पर, लेकिन एक्चुअली में वो दिखाई नहीं देती। और फोटोन स्फीयर के बाद एक और है जिसे कहा जाता है इवेंट होराइजन। ये वो पॉइंट है जिससे लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती, जहाँ से लाइट भी बाहर नहीं आ सकती, जहाँ पर कुछ दिखता ही नहीं है। अभी आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग ग्रेविटी का टाइम पर भी असर पड़ता है, और वो जो मैश है टाइम और स्पेस में, जो मैश है स्पेस टाइम का, उसमें अगर ब्लैक होल को रखा जाए ना, वो पूरी तरह से इन्फिनिटली बेंड हो जाती है। वो अगर जितना वो बेंड होगा उतना ही टाइम स्लो हो जाएगा। मतलब इन्फिनिटली बेंड होने का मतलब है कि टाइम भी इन्फिनिटली स्लो हो जाएगा। अभी इन्फिनिटली स्लो होने का मतलब ये निकलता है कि वहाँ पर 1 सेकंड 1 लाख सालों के बराबर हो सकता है धरती पर। अभी इसका कोई ठोस सबूत नहीं है, कोई गारंटी ये नहीं कर सकता कि 100% वहाँ पर 1 सेकंड 1 लाख सालों के बराबर हो सकता है। ब्लैक होल के अंदर जाना तो आज तक पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नियरेस्ट ब्लैक होल जो है धरती को, वो भी 1560 लाइट ईयर्स दूर है। लेकिन आज तक 100% जो हम ब्लैक होल के बारे में जानते हैं वो ये सिर्फ 2019 की ये फोटो है जो इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने ली थी। इसके अलावा कोई भी गारंटी के साथ नहीं कर सकता कि क्या क्या हो सकता है ब्लैक होल में। तो उम्मीद है आपको अपने सवालों का जवाब तो मिल ही गया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।